स्टूडेंट्स, पिछली क्लास के अंदर हमने ये पढ़ा था कि वो फैक्टर्स कौन से हैं विच कंट्रोल्स द इलेक्ट्रोलिसिस। वो कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट को कंट्रोल करते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। तो उसमें पहला फैक्टर था कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में बेटा हमने ये सीखा था कि अगर आप एक डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हो NaCl का और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो आपको एनोड पर डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा। और अगर आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl लेते हो, जिसको हम ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, तो आपको एनोड पर डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा। देखो कैसे। जो आपके पास डाइल्यूट था उसमें आप एनोड पर देखो हाइड्रोक्साइड आयन डिस्चार्ज हो रहे थे क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आ रहे थे। और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बन रही थी, है ना। और ये वो आइंस आप बच्चों डिस्चार्ज कराते हो। आप उन आइंस को डिस्चार्ज कराते हो जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आ रहे होते हैं। तो OH आइन नीचे आ रहा है, यहां पर हाइड्रोजन आइन नीचे आ रहा है, ये पहले डिस्चार्ज हो जाएंगे। और डिस्चार्ज होने का मतलब है न्यूट्रल होना। ऑक्साइड आइन डिस्चार्ज होगा बाय रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन आइन डिस्चार्ज होगा बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। लेकिन बच्चों, अगर हम कंसंट्रेटेड लेते तो देखो, कंसंट्रेटेड में मैं OH के बजाय, पहले ऊपर OH को लेके गया था ना, तो अब OH के बजाय मैं क्लोराइड को ले गया हूं, क्लोराइड। और उसमें रीजन ये थी बच्चों कि देखो OH नीचे आ रहा है, क्लोराइड ऊपर। जाना तो OH को चाहिए था, लेकिन सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड। आपने NaCl ज्यादा डाला हुआ है, मतलब क्लोराइड आइंस आर मोर, क्लोराइड आइंस आर मोर। इसलिए आप फिर जो क्लोराइड आइंस हैं उनको डिस्चार्ज करवाएंगे, ना कि हाइड्रो ऑक्साइड आइन को। और सल्फेट नाइट्रेट के बारे में आपको बताया है कि ये कभी भी डिस्चार्ज नहीं होंगे, ठीक है ना। तो क्लोराइड आइन बच्चों देखो डिस्चार्ज हो गया। और ये क्लोराइड आइन जब डिस्चार्ज होगा तो आपको क्लोरीन गैस मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ बेटा फिर आपके माइंड में ये बात आ रही थी कि अब सोडियम और हाइड्रोजन आइन में भी तो सोडियम आइन को जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए एक लाइन के कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट पॉजिटिव आइंस पर नहीं होगा। कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट पॉजिटिव आइंस पर नहीं होगा। पॉजिटिव आइंस में वही डिस्चार्ज होगा वो जो नीचे आ रहा है रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में बेटा H आइन नीचे आ रहा है, तो लिहाजा H आइन विल डिस्चार्ज फर्स्ट, हाइड्रोजन आइन नहीं जाएगा। और ये आप देख सकते हैं बेटा, उसके बाद हमने एक दो एग्जांपल्स और की थी। अब आ जाएं बेटा हमने आज जो है, और मैंने आखिर में नोट लिखवाया था कि कंसंट्रेशन हैज नो इफेक्ट ऑन द पॉजिटिव आइन, देयरफॉर इन बोथ केसेस कैथोड हैज द सेम रिएक्शन। आज हमने सेकंड फैक्टर पढ़ना है और वो है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड। सेकंड फैक्टर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड की नेचर क्या है, मतलब एक अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड है, एक अगर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो क्या फर्क पड़ेगा वो देखना है। इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन से होते हैं भाई? ये दो हैं, बस ये याद रखिएगा। ये दो इलेक्ट्रोड इनर्ट हैं। इनर्ट का मतलब है कि ये रिएक्शन नहीं करेंगे। एक है ग्रेफाइट या प्लेटिनम। ये बेटा इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब मैं आपको जरा पहले इनर्ट इलेक्ट्रोड से रिएक्शन करवा के दिखाता हूं, नहीं देखना। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट विद ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, मतलब इनर्ट है। देखें जी कैसे रिएक्शन होगा। ये है, ठीक है। कि बेटा आपका ग्रेफाइट का बना हुआ है,
और बीच में जो कॉपर सल्फेट है वो मैं यहां लिख रहा हूं, Cu2+, SO4 2-, H+, और OH-। अब देखो बेटा, इन्होंने रिएक्शन जो करना है ये आपने किया, वैसे मैं इसको जल्दी से कर रहा हूं, इतना टाइम इसमें नहीं लगाऊंगा, पहले कर चुके हैं। एनोड जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस पर क्या होगा? तो OH और सल्फेट में से आपको पता है बेटा, सल्फेट तो डिस्चार्ज नहीं होता, तो OH आयन विल डिस्चार्ज। तो 4 moles ऑफ OH-, इट गिव्स 2 moles ऑफ वाटर प्लस 1 mole ऑफ ऑक्सीजन प्लस 4 mole ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब मैंने देखें इसी तरीके से कैथोड पर क्या होगा? एट कैथोड इज नेगेटिव, नेगेटिव की तरफ कॉपर जाएगा या H+। तो आप देख सकते हो बच्चों कि ये जो Copper 2+ है, Copper 2+ और H+, इसमें रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे कौन आ रहा है आपके सामने? आपको याद की हुई है आपने कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें Copper 2 नीचे आता है, तो H+ नहीं जाएगा, बल्कि Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu सॉलिड। और अगर आपने ऊपर वाले चारों इलेक्ट्रॉन यूज करने हैं तो यू कैन राइट 2 मोल ऑफ Cu2+, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 मोल ऑफ कॉपर सॉलिड। अब जिस तरह अली यासिर आप पूछ रहे थे ऑब्जर्वेशन, तो बेटा देख लो ऑब्जर्वेशन। आप इस रिएक्शन में देखो कि कॉपर टू आइंस यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे? बिल्कुल हो रहे हैं। इन द बिगनिंग, द कलर ऑफ electrolyte was pale blue due to the presence of copper 2 ions। लेकिन बेटा जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा, कलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट will fades away as the reaction proceeds। as reaction proceeds color of electrolyte fades away। क्यों बेटा? क्योंकि Copper 2 आयन जो है अब वो उसकी रिडक्शन हो रही है और वो डिपॉजिट हो रहा है ऑन द कैथोड। as Copper 2 ion is getting reduced and deposited on कैथोड। तो कैथोड के ऊपर बेटा अब एक ऑब्जर्वेशन आप नोट कर लो कि आप कहोगे कि साइज ऑफ कैथोड इंक्रीज करेगा और पिंक कलर का कॉपर डिपॉजिट होगा। पिंक कॉपर will deposit on cathode and size of cathode increases। ये सारी ऑब्जर्वेशन बेटा आपके सामने है, ये पहले भी लिखी हुई है कि बेटा क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, फिर सुन लो कि सॉल्यूशन के अंदर पहले जो इलेक्ट्रोलाइट का कलर था वो ब्लू था। Copper 2 सल्फेट में जो इलेक्ट्रोलाइट का कलर था वो था पेल ब्लू, पेल ब्लू। बेटा वो तो अब्दुल्ला तस्वुर कह रहा है कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करना है? भी थोड़ा सा वेट कर लो, आपको समझ आ जाएगी। जब हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होगी तो फिर आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट आपको, कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करना है, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन पहले ये देख लो कि अब Copper 2 सल्फेट का जो ओरिजिनल कलर था ब्लू था, पेल ब्लू। जैसे जैसे बेटा देखो रिएक्शन में Copper 2 यूज हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट में से Copper 2 यूज हो रहा है, तो कलर आपका चेंज होता जा रहा है, पेल ब्लू से फेड होता जा रहा है और एट द एंड कलरलेस हो जाएगा। और ये Copper 2 डिपॉजिट हो रहा है ना कॉपर कैथोड के ऊपर, कॉपर सॉलिड की फॉर्म में, तो साइज ऑफ कैथोड बढ़ेगा क्योंकि कॉपर उसके ऊपर जाकर अटैच हो रहा है और पिंक कलर का कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है। अब तो बेटा ये पहले ही देख लो कि ये आपका भाई था इलेक्ट्रोलिसिस विद इनर्ट इलेक्ट्रोड, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ है। अब मैं यही इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं, सिर्फ मैं बेटा ग्रेफाइट नहीं ले रहा,
मैं अब ग्रेफाइट नहीं ले रहा, बल्कि ग्रेफाइट की जगह मैं कॉपर इलेक्ट्रोड ही लेता हूं। ठीक है, तो दोबारा हेडिंग देने जा रहा हूं मैं अब, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट विद कॉपर इलेक्ट्रोड। बच्चों इसी के ऊपर अगर आप एक हेडिंग भी दे देना, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, तो आपका साथ एक और टॉपिक भी हो जाएगा। प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर की हेडिंग भी दे दें, ये इंडस्ट्रियल यूज भी है। देखो बच्चों, अभी अब्दुल्ला तसव्वुर जो आप अभी बात कर रहे थे ना कि सर कौन सा इलेक्ट्रोड का यूज करना है, तो सुन लो आप। जब भी आपने किसी मेटल की प्यूरिफिकेशन करनी है, अब जरा गौर से सुनिएगा, जब भी किसी मेटल की प्यूरिफिकेशन करनी है, मतलब आपके पास एक इम्प्योर कॉपर है, आप चाहते हो कि भाई इस इम्प्योर कॉपर को मैं प्योर फॉर्म में लेकर जाऊं। इम्प्योर का यह मतलब है बच्चों कि इसके अंदर और मेटल्स भी हैं। देखो ना, अगर आपको कॉपर चाहिए ना बच्चों, अगर आपको कॉपर मेटल चाहिए, तो फिर उस कॉपर के अंदर जो भी कॉपर के अलावा चीज होगी वो इंप्यूरिटी होगी, चाहे वो गोल्ड ही क्यों ना हो, चाहे वो सिल्वर ही क्यों ना हो, वो इंप्यूरिटी के तौर पर आप उसको काउंट करोगे। तो वैसे नेचुरली ये बात बेटा एग्जिस्ट करती है कि जब भी आप कॉपर की प्यूरिफिकेशन करते हैं ना, तो कॉपर के अंदर बड़े प्रीशियस मेटल्स होते हैं। जहां से कॉपर निकल रहा है ना बेटा, तो उस कॉपर के साथ साथ गोल्ड भी निकल रहा होता है, सिल्वर भी निकल रहा होता है। तो वो आपका इंप्यूरिटी के तौर पर काउंट हो रहा होता है, क्योंकि मेन चीज वहां पर कॉपर होती है। तो इम्प्योर कॉपर जो होगा ना बच्चों, जिसको आप प्योर करना चाहते हैं, उसको आप हमेशा एनोड के तौर पर लोगे। हम क्या करना चाह रहे हैं भाई? प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर करना चाह रहे हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर में आपके पास एक इम्प्योर कॉपर का रॉड है, तो आप उसको प्योर करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या टेक्निक यूज करोगे? जो इम्प्योर कॉपर है उसको एनोड बनाएंगे। एनोड का मतलब बच्चों उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे बस, ताकि उसमें क्या हो, ऑक्सीडेशन हो सके। अच्छा, जो आपके पास ना इस प्रोसेस के लिए प्योर कॉपर भी थोड़ा सा होना चाहिए। एक रॉड प्योर कॉपर का भी होना चाहिए जो पहले से होगा आपके पास। वो आप एज अ कैथोड रखेंगे बेटा। वो क्या होगा? एज अ कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट बेटा पता है कौन सा होगा? जिस मेटल की आप प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं ना बच्चों, जिस मेटल की आप प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? कॉपर की। तो उसी मेटल का कोई सॉल्ट होना चाहिए, सॉल्युबल सॉल्ट। मतलब मैं ये कह रहा हूं, आप कॉपर की प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट होगा कॉपर सल्फेट। आप बेटा जिंक की प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, तो जिंक ले लो, जिंक सल्फेट। जी बेटा, नाइट्रेट भी ले सकते हो। ठीक है, जिस मेटल की आपने प्यूरिफिकेशन करनी है उसी मेटल का सॉल्युबल सॉल्ट होना चाहिए। तो मैं इलेक्ट्रोलाइट लूंगा एक्वस कॉपर सल्फेट। ठीक है बच्चों, इसकी फिर आपको डायग्राम्स भी दिखाऊंगा बेटा। आपको भी डायग्राम्स भी दिखाता हूं इसकी। अब बेटा रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखना, ये जो है ना, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको आप एनोड कहेंगे। और ये आपका इम्प्योर कॉपर है। ये बेटा आपका कैथोड है। इट इज मेड अप ऑफ प्योर कॉपर। और यहां पर बेटा आपका इलेक्ट्रोलाइट है Copper 2+, SO4 2-, H+OH-। ये बात याद रहे बच्चों कि ये आपका इम्प्योर कॉपर का मतलब है कि इसमें कॉपर के साथ सिल्वर भी है, इसमें गोल्ड भी है, और अदर प्रीशियस मेटल्स भी हैं। ठीक है, इम्प्योर कॉपर का मतलब है बेटा
जिसमें अदर देन दूसरे मेटल्स हों, कॉपर के अलावा भी मेटल्स हों। तो जब भी आपने प्यूरिफिकेशन करनी है, सपोज मेरे पास एक जिंक की प्लेट है बेटा, जिंक है मेरे पास, सपोज करिए पेन है ना, आप समझेंगे जिंक है। मैं चाहता हूं भाई कि मैं इसको प्यूरिफाई करूं, तो मैं जिंक को क्या करूंगा, मैं जिंक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूंगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूंगा तो ये एनोड बन जाएगा ना। ठीक है, मेरे पास बेटा सपोज करें ये कॉपर है, सपोज करें ये मेरे पास एक एक कॉपर का रॉड है, ये वाला, ये मेरे पास कॉपर का रॉड है। मैं इसको प्यूरिफाई करना चाहता हूं, तो मैं इस कॉपर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूंगा। ठीक है ना। अब जरा सुनते जाएं पहले बेटा, असल में होता क्या है। अगर तो पहली बात बेटा ये देखें, इस दफा जो आपने इलेक्ट्रोड लिए हुए, इलेक्ट्रोड, इस दफा जो आपके पास इलेक्ट्रोड है बच्चों, क्या वो रिएक्टिव है या इनर्ट है, पहले तो ये बताइए। इस दफा जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं वो बेटा रिएक्टिव हैं, क्योंकि इनर्ट इलेक्ट्रोड तो ये होते हैं बस, या ग्रेफाइट या प्लेटिनम। इस दफा तो आपने कॉपर लिया हुआ है ना, कॉपर, तो वो तो रिएक्टिव होगा बेटा, कॉपर इज रिएक्टिव। तो सुनिएगा बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस दफा ऐसे नहीं होगा कि जो आप हर दफा नहीं कहते थे कि एनोड है भाई, कि इसकी तरफ कौन मूव करेगा नेगेटिव आइंस में से, ओ एच या हाइड्रो सल्फेट या ओ एच, तो मैं कहता था ओ एच जाएगा। इस दफा ऐसे नहीं होगा बच्चों। इस दफा इस दफा आपका एनोड इज मोर रिएक्टिव। इन दिस केस एनोड इज रिएक्टिव, सो इट विल डिसॉल्व फर्स्ट, पहले ये डिसॉल्व हो जाएगा भाई। अब एनोड आपका डिसॉल्व होगा, आइंस विल नॉट मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव आइंस will not move towards the positive terminal। ठीक है, तो अब बच्चों क्या होने जा रहा है, सुनिएगा। अब ये होने जा रहा है कि ये जो आपका कॉपर है ना, ये कॉपर के एटम है बेटा, ये जो मैं पर्पल कलर से बना रहा हूं ना बच्चों, एज्यूम करें कि ये कॉपर है। बेटा अब ये डिसॉल्व होगा, ये देखो, Cu2 प्लस, Cu2 प्लस, Cu2 प्लस एंड Cu2 प्लस। ये रिएक्शन हो रहा है बच्चों, ये रिएक्शन हो रहा है कि आपने अपने एनोड को, अपने एनोड को आपने अगर रिप्लेस किया है किसी रिएक्टिव मेटल के साथ, तो डेफिनेटली अब क्या होगा कि एनोड की तरफ नेगेटिव आइंस नहीं जाएंगे, बल्कि एनोड इटसेल्फ डिसॉल्व होगा। तो रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर रिएक्शन ये होने जा रहा है बच्चों कि सी यू सॉलिड, Cu2 प्लस एक्वस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा बच्चों, एक और बात भी सुनो, एक और बात भी सुनो। मैंने कहा था कि इस कॉपर के अंदर ना और भी बहुत सारे रिएक्टिव मेटल्स हैं, सॉरी, और भी बहुत सारे प्रीशियस मेटल्स हैं, नॉट रिएक्टिव, सिल्वर और गोल्ड। बट आपको एक कॉन्सेप्ट ये पता है, ये कॉन्सेप्ट जरा सुन लें। जो मेटल्स होते हैं ना, रिएक्टिव मेटल्स, जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, उनकी कोशिश पता है क्या होती है, कि वो एटम की फॉर्म में रहें या आयन की फॉर्म में रहें। ये बात आप लोग बताएं। जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, उनकी क्या कोशिश होती है कि वो मेटल एटम की फॉर्म में रहें या आयंस की फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में बेटा, एटम की फॉर्म में नहीं। मेटल्स ऑलवेज लूजेस द इलेक्ट्रॉन, मेटल्स रिएक्टिव होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, उनकी कोशिश होती है वो आयंस बना दें। लेकिन बच्चों ये बताओ, आप क्या समझते हैं गोल्ड और सिल्वर के बारे में, जिसको हम मतलब ज्वेलरी पर्पस में भी यूज करते हैं, क्या ये रिएक्टिव होंगे और क्या ये आयंस बनाते हैं? नहीं।
ये जो गोल्ड है और ये जो सिल्वर है ना बेटा, ये जो मेटल है ये एटम्स की फॉर्म में रहती है, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है। देखो ना बेटा, हम सोडियम की ज्वेलरी तो नहीं पहनते ना, क्यों? क्योंकि सोडियम बड़ा रिएक्टिव है, वो तो पानी लगेगा उसको रिएक्शन कर देगा। लेकिन हम सिल्वर गोल्ड को यूज करते हैं ज्वेलरी पर्पज में, क्यों? ये रिएक्टिव नहीं है। तो बेटा इस कॉपर एनोड के अंदर जो आपके सिल्वर के एटम्स होंगे, जो आपके गोल्ड के एटम्स होंगे, वो नीचे सॉलिड यहां से गिरना शुरू हो जाएंगे। वो क्योंकि आइंस के फॉर्म में तो नहीं है, मूव तो नहीं करेंगे ना, तो वो बेटा यहां पर नीचे सॉलिडिफाई हो जाएंगे ऐसे। ठीक है बेटा, इसको मैं लिख देता हूं यहां पर कि इसको ऐसे बोलते हैं एनोडिक स्लज। इट कंटेन्स प्रीशियस मेटल्स। स्लज कहते हैं, स्लज कहते हैं बेटा यूजलेस मटेरियल। आप कहेंगे भाई ये क्या बात हुई, सिल्वर कहां से अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहेंगे भाई ये क्या बात हुई कि सिल्वर जो है वो कहां से यूजलेस हो गया? बेटा इस रिएक्शन के लिए आपको तो कॉपर चाहिए ना, तो इसलिए सिल्वर यूजलेस है। अच्छा, एक इनाया क्वेश्चन पूछती है कि क्या ये अट्रैक्ट नहीं होंगे टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल? वो इसलिए नहीं होंगे बेटा क्योंकि इन पर चार्ज नहीं है, ये एटम्स की फॉर्म में है। ये जो कैथोड है ना, नेगेटिव चार्ज टर्मिनल, ये पॉजिटिव आयंस को खींचेगा, जो न्यूट्रल एटम्स है उनको अट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है इनाया? अच्छा अब बेटा देखो कि एक तो आपका रिएक्शन, अब आप जरा डिफरेंस देखो ना। जब आपने बच्चों यही इलेक्ट्रोड लिया था, इस केस में जरा देखिएगा, जब आपने ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड लिए थे बच्चों, अब मैं आपको बता रहा हूं कि इलेक्ट्रोड के चेंज होने से क्या होता है। मुझे बताओ, जब आपने ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड लिया हुआ था यहां पर, बाकी तो हर चीज सेम है ना बेटा, वही इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन जब आपने ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड लिया था तो एनोड पर क्या रिएक्शन हो रहा था बेटा? एनोड पर जा रहा था OH माइनस। एनोड पर जा रहा था OH माइनस। ठीक है? लेकिन जब आपने इसी ग्रेफाइट को बच्चों रिप्लेस किया एनोड के साथ, एनोड इम्प्योर कॉपर के साथ, इसी ग्रेफाइट को आपने इम्प्योर कॉपर के साथ जब रिप्लेस किया, तो फिर क्या रिएक्शन हुआ बेटा? फिर जो आपका रिएक्टिव इलेक्ट्रोड था, मतलब इम्प्योर कॉपर, वो डिसॉल्व हो रहा है। इसको इम्प्योर कहने की सिर्फ रीजन ये है कि इसमें कॉपर के अलावा और भी मेटल्स हैं। ठीक है बेटा, ये जो मैंने पर्पल कलर से एटम्स बनाए हुए हैं, ये इम्प्योर कॉपर से ही तो आ रहे हैं, तो ये इनके ऊपर चार्ज है ना, क्यों नहीं है? चार्ज बिल्कुल है। और ये रिएक्शन नहीं आपको बता रहा है कि इसके ऊपर चार्ज है भाई। तो अब क्या होगा बच्चों? अब देखो कैथोड पर, एट कैथोड। बच्चों ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करेंगे सुनो, ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो कॉपर ने लूज किए हैं, ये बैटरी इनको पुश करेगी, और बैटरी जब पुश करेगी तो ये जाएंगे कैथोड पर। कैथोड पर रिएक्शन सेम हो रहे हैं। ऑल दो आप कहेंगे कि ये तो रिएक्टिव है, तो बिल्कुल भाई। देखो, एक जगह पर अगर ऑक्सीडेशन होगी तो दूसरी जगह पर रिडक्शन होगी ना। अब बाज बच्चे अगर इस तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर यहां पर भी ऑक्सीडेशन होनी चाहिए, तो मेरी बात सुनो, अगर यहां भी ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, एनोड पर भी ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, तो भाई इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा? सारे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर एक इलेक्ट्रोड, एक टर्मिनल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो दूसरे टर्मिनल पर रिडक्शन होगी। एनोड इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो बेटा इन दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए अब क्या होगा? पॉजिटिव आइंस में से देखो कौन जाएगा, H+ या Cu2+। तो बेटा अब कैथोड पर यह होगा कि Cu2+, जो कि सॉल्यूशन में है, दो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिडिफाई हो जाएगा। बेटा मैं भी अनम्यूट करता हूं, आप लोगों के क्वेश्चन सुन लेता हूं सारे। ठीक है, आप कोशिश करें भी मुझे मैसेज पे क्वेश्चन ना पूछें, क्योंकि मेरा फिर आधा ध्यान उधर चला जाता है। आप अभी सिर्फ सुन लें, अभी मैं अनम्यूट करता हूं, क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। अच्छा बच्चों देखो, फिर सुन लो कि आपके पास जो इम्प्योर यहां पर एनोड था,
वो कॉपर का, मेनली कॉपर का बना हुआ था, लेकिन उसमें सिल्वर भी था, गोल्ड भी था। लेकिन कॉपर डिसॉल्व हुआ इनटू इट्स आइन, सॉल्यूशन में गया, ठीक है, क्योंकि इस दफा रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है ना, ये खुद डिसॉल्व होगा। और जो बाकी लीस्ट रिएक्टिव मेटल थे, सिल्वर और गोल्ड, वो नीचे बैठ गए हैं, ठीक है। जहां इंडस्ट्री में ये काम हो रहा होता है ना बच्चों, वो इसको वेस्ट नहीं करते, इस स्लज को, वो इस स्लज को आगे वो बेचते हैं, इसमें से गोल्ड के पार्टिकल्स निकालते हैं, सिल्वर के पार्टिकल्स निकालकर इसको सेल करते हैं आगे। दूसरा बेटा ये कह रहा हूं मैं कि अब जो इलेक्ट्रॉन गए हैं टुवर्ड्स कैथोड नेगेटिव टर्मिनल, उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना था या कॉपर टू ने या हाइड्रोजन ने, तो कॉपर टू आयन बेटा उनको गेन करेगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में वो नीचे आ रहे हैं। तो पीछे आपके पास बेटा ये बचा हुआ है, एच आयन, सल्फेट आयन और OH माइनस। अच्छा, अब एक और बात सुनो। अगर आप ऑब्जर्वेशन की बात करो इस केस में, तो बच्चों कलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल नॉट चेंज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल नॉट चेंज। उसकी रीजन ये है बच्चों, अच्छा बेटा, इसकी रीजन ये है कि देखो, जो कॉपर यहां डिपॉजिट हो रहा है, आप कहेंगे ना कि सर यहां भी तो कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर टू, कॉपर सॉलिड में जा रहा है, कलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चेंज होना चाहिए। लेकिन नहीं बेटा, इसलिए कि जितना कॉपर यहां पर डिपॉजिट हो रहा है, भाई उतना डिसॉल्व भी तो हो रहा है या नहीं हो रहा। ये जो मैंने पर्पल कलर के जान के ये कलर यूज किया है, देखो, ये जो पर्पल कलर के एटम्स यहां पर आपको, वैसे तो पिंक कलर है ना, मैंने सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए, ये जो पिंक कलर के एटम्स डिपॉजिट हो रहे हैं कैथोड पर, ये कहां से आ रहे हैं भाई, ये एनोड डिसॉल्व हो रहा है। तो कलर क्यों चेंज नहीं हो रहा, आप कहेंगे भाई ये जो इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर टू थे, ये तो अनचेंज है ना, ये तो यूज नहीं हुए। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो बच्चों, कि जितना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है ना, उतना कॉपर डिसॉल्व भी हो रहा है। जितना कॉपर डिपॉजिट होता जा रहा है, जितना कॉपर टू डिपॉजिट हो रहा है, उतना कॉपर डिसॉल्व भी होता जा रहा है। तो कलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल नॉट चेंज, कलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल नॉट चेंज। मैं आपको बेटा कोशिश करता हूँ इसकी एक डायग्राम भी दिखा दूं। ये लिख लें बेटा साथ में, द एनोड डिसॉल्व गिविंग कॉपर आइन, these move to the cathode to form copper. So copper moves from anode to cathode अच्छा बच्चों, अब एक और चीज कहते हैं, लेकिन लेकिन साइज ऑफ एनोड बच्चों, देखो ये एनोड तो डिसॉल्व होता जा रहा है ना, तो साइज ऑफ एनोड वो क्या हो जाएगा बेटा, वो कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। साइज ऑफ एनोड becomes thin and smaller because it is dissolving, because it is dissolving
तीसरी बात बेटा, साइज ऑफ कैथोड becomes thick due to the deposition of copper 2 ions. Pink color will deposit. ठीक है। मैं एक डायग्राम आपको दिखाता हूं बेटा, फिर आप लोग क्वेश्चन पूछ लीजिएगा जो आप लोगों के क्वेश्चन है। अच्छा बच्चों, ये देखिएगा स्टूडेंट्स, ये आपके सामने है। ये डायग्राम नंबर 1 है, ये डायग्राम नंबर 2 है, ये डायग्राम नंबर 3 है। ये एनोड है, ये कैथोड है। ठीक है, यहां से इधर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। देखिए ये इम्प्योर एनोड था, ये कैथोड। देखिए पहली डायग्राम है। फिर क्या हुआ भाई, ये डिसॉल्व होना शुरू हुआ और ये देखिए बिल्कुल थिन हो गया एनोड, और कैथोड देखें थिक हो गए। यहां से इधर जा रही है, ठीक है ना। और ये एनोडिक स्लज है बेटा, जिसमें प्रीशियस मेटल्स हैं, प्रीशियस मेटल्स। जी बेटा, अब आप लोग क्वेश्चन पूछ लें। शाबाश, जिस इस बच्चे को क्वेश्चन है बेटा हैंड रेस करता जाए। जी बच्चों, जिस इस बच्चे को क्वेश्चन पूछना है वो हैंड रेस करे। अब देखो मेरी बात सुनो। जी फाइजा। सर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट में उसी मेटल के सॉल्ट्स क्यों यूज करते हैं? ना ना यूज करें उस मेटल के, तो आपको कोई मतलब अगर आपने कॉपर इकट्ठा करना है ना बेटा, कॉपर, तो अगर आप ये नहीं भी लेंगे कॉपर 2 के आइंस तो कोई मसला नहीं है, फिर भी डेपोजिशन हो जाएगी। लेकिन एक उसमें इशू आ सकता है, वो सुन लें। सपोज करते हैं मैंने यहां पर लिया है बेटा कॉपर 2 से नीचे कौन सा मेटल आता है, सिल्वर नाइट्रेट। मैंने सिल्वर नाइट्रेट ले लिया AgNO3, ठीक है ना, सिल्वर आइंस की फॉर्म में। ठीक है, मैंने कॉपर सल्फेट नहीं लिया, मैंने सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन ले लिया। तो अब मुझे ये बताओ, अब सॉल्यूशन में कॉपर 2 भी है और सिल्वर आयन भी है। फाइजा बताओ अब कौन सा मेटल आयन डिपॉजिट होगा। जी बेटा, मैंने आपको अनम्यूट किया, दोबारा जरा बताइएगा आप। सर जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होगा। कौन है, कॉपर 2 या सिल्वर 1? सिल्वर। सिल्वर, तो अब सिल्वर भी डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। कॉपर 2 भी होगा लेकिन सिल्वर ज्यादा होगा। अच्छा, अगर आप कोई ऐसा मेटल लेते हैं जो कॉपर 2 से ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब जिंक 2 ले लेता हूं मैं, जिंक 2, मैं जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लेता हूं बेटा, जिंक सल्फेट का। तो इसमें मुझे ये बताओ, अगर आपके सोल्यूशन में जिंक 2 भी है और कॉपर 2 भी है, कॉपर 2 नीचे आ रहा है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो अब मुझे बताओ अब कौन डिस्चार्ज होगा कैथोड पर। सर अगर कॉपर नीचे तो कॉपर होना चाहिए। कॉपर 2 डिपॉजिट होगा बिल्कुल। तो आपके ख्याल में क्या जिंक लिया जा सकता है फिर, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन? बेटा बार बार म्यूट ना करें ना, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। मुझे बताएं कि क्या जिंक सल्फेट का फिर इलेक्ट्रोलाइट लिया जा सकता है या नहीं? जा सकते हैं। जी लिया जा सकता है, लेकिन हम क्यों नहीं लेते? हम इसलिए नहीं लेते बेटा, देखो कॉपर सल्फेट लेने से फिर फायदा क्या है। फायदा ये कि अगर इलेक्ट्रोलाइट का भी कोई पॉजिटिव आयन डिपॉजिट हो जाएगा तो इम्प्यूरिटी का चांस नहीं है। देखो एक तो कॉपर 2 आ रहा है एनोड से, अगर इलेक्ट्रोलाइट में से भी कोई पॉजिटिव आयन डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पर, तो वो कौन सा होगा, कॉपर 2 ही होगा ना। कोई हमें रिस्क तो नहीं है भाई कि किसी और मेटल आयन का एटम डिपॉजिट हो गया है ना। यस सर। लेकिन थैंक यू। अगर आप किसी और मेटल का सॉल्ट लेते हैं, जिंक सल्फेट का, तो ऑल दो हम ये कहते तो हैं कि जिंक डिपॉजिट नहीं होगा, लेकिन रियलिटी में होता है, कुछ ना कुछ मेटल आइन जिंक का भी डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। ओके थैंक यू सर। अच्छा बेटा, और पूछ लें ताकि ताकि मैं फिर इसके बाद आपको इसका एक और एप्लीकेशन करा देता हूं। ठीक है बेटा। अब
आपको ये तो समझ आ गया। इसमें जो मेन चीज है बच्चों वो ये कि अगर आप अपना इलेक्ट्रोड चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रोड के चेंज होने से आपका जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाता है। जी अली यासिर। सर इम्प्योर कॉपर जो है उस पे चार्ज होएगा, और लेकिन जो दूसरे मेटल्स हैं उसके साथ जो से इम्प्योर बना रहे हैं उस पे चार्ज नहीं है, तो इसकी वजह क्यों है? मैं बताता हूँ उसकी रीजन ये है। ये तो नेचुरली अकरिंग है कि जो एक जैसे मेटल्स होते हैं ना जिनकी रिएक्टिविटी तकरीबन एक जैसी होती है तो वो एक जगह पर पाए जाते हैं नेचर में। आपको अच्छा। जहां से कॉपर मिलेगा ना बेटा, जहां से आपको कॉपर मिलेगा उसके साथ आपको ट्रेसेस मिलेंगे किसके? सिल्वर के और गोल्ड के। सिल्वर और गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव है और कॉपर उनमें से ज्यादा रिएक्टिव है। तो बताओ फिर किसके आयंस बनने चाहिए और किसके नहीं बनने चाहिए? कॉपर के बनने चाहिए, और जो कॉपर के सेलेसियस। बनेंगे। हाँ, और उन दो के नहीं बनेंगे। लेकिन अगर जी। आपके ख्याल में ऐसा है कि किसी जगह पर आपको कहीं मेटल मिला है तो ये कभी नहीं होगा कि मेटल आपको प्योर फॉर्म में मिलेगा, नहीं, उसके साथ दूसरे मेटल्स भी होंगे। तो अगर जी कहीं जी। पर रिएक्टिव मेटल्स हैं तो वो फिर सारे ही आयंस बनाएंगे, वो सारे ही जी। आयंस फॉर्म में आपको मिलेंगे। थैंक ये यू। मुदस्सिर। सर जो ये लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, आपने कहा कि ये कैथोड पर डिसॉल्व होते हैं, सो व्हाई इज दैट, व्हाई डजंट द मोर रिएक्टिव मेटल आल्सो डिपॉजिट ऑन द कैथोड? मेरे क्वेश्चन नहीं समझ आया, दोबारा पूछिएगा। सर आपने कहा कि हम अगर कोई और सोल्यूशन लेंगे, कोई और इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, तो उसमें जो लेस रिएक्टिव, जो हाँ हाँ। रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे मेटल होगा वो मेटल आइन। डिपॉजिट होगा। मेटल जी आइन सर, नॉट तो मेटल, जी मेटल आइन। देखो सर। मैंने ये कहा कि ये स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि सर अगर आप कॉपर सल्फेट नहीं लेते, मैंने कहा ठीक है मैं सिल्वर नाइट्रेट ले लेता हूँ, मुझे बताओ। चलिए ये केस कर लेते हैं। देखो ये केस इस तरह का है कि अगर मैं कॉपर की प्यूरिफिकेशन करना चाहता था, कॉपर की, और मैंने ये किया, ये इम्प्योर कॉपर है, ये आपका बेटा प्योर कॉपर है, और आपका पर्पस ये है कि आप प्यूरिफिकेशन करना चाह रहे हैं, और मैंने कॉपर सल्फेट नहीं लिया, मैंने सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लिया है। तो हम्म। अब बच्चों देखना, एनोड से तो कॉपर डिसॉल्व होगा ना, है ना? ये होगा डिसॉल्व या नहीं होगा बताओ? जी सर। अब दो मेटल आइन है आपके पास इलेक्ट्रोलाइट में, कॉपर 2 भी है, सिल्वर 1 भी है। अब डिपॉजिट किसको होना है भाई? हाँ, सिल्वर। सिल्वर आइन, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आ रहा है ना बेटा। तो सर क्यों, मतलब मोर रिएक्टिव क्यों नहीं डिपॉजिट होता? मोर रिएक्टिव क्यों बेटा? मैंने पहले आपको एक बात बताई कि जो रिएक्टिव मेटल्स हैं, रिएक्टिव मेटल्स, वो आइंस की फॉर्म में रहना पसंद करते हैं या एटम की फॉर्म में? अच्छा, सही सही। ओके आइंस ओके। की फॉर्म में। अगर जी सर। मैंने जब एक और बात भी यहां पर बताई थी कि मैं अगर जिंक सल्फेट लेता तो इतना नुकसान नहीं होगा हमें। अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट की जगह बच्चों जिंक सल्फेट लेता हूं ना, देखो फिर हमें नुकसान नहीं है, फिर कॉपर 2 ही जाएगा। अब आप कहेंगे जिंक क्यों नहीं जा रहा, तो मैं इसका आंसर ये दूंगा कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक की कोशिश है मैं आइंस की फॉर्म में रहूं। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा बच्चों, अब हम आते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग पर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बिल्कुल कोई मसला नहीं है भाई, सेम कॉन्सेप्ट होगा, सिर्फ आपको दो चीजें उसमें याद करनी है, बाकी रिएक्शंस 100% सेम है बेटा। एक चीज आपने माइंड में बैठा ली है, वो ये कि एनोड डिसॉल्व होगा, कैथोड पर डेपोजिशन होगी। ये समरी है बेटा। एनोड हमेशा डिसॉल्व होगा अगर रिएक्टिव मेटल लिया हुआ है, और कैथोड पर डेपोजिशन होगी, मतलब सॉलिडिफिकेशन होगी, इफ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड इज यूज। ये हमेशा ऐसे होगा बेटा। इफ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड इज यूज तो ये काम होगा। अब बेटा मैं आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी, अच्छा अगर आपसे कोई ये कहे ना कि बेटा ये बताओ इलेक्ट्रोलिसिस की एप्लीकेशंस कौन सी हैं, तो दो एप्लीकेशंस बताइएगा। इलेक्ट्रोलिसिस की दो एप्लीकेशंस हैं। पहली एप्लीकेशन, प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, या प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। अगर आपको कोई ये कह दे कि भाई जिंक को प्यूरिफाई करो तो बहुत आसान है। आप कहोगे इम्प्योर जिंक एज एनोड, प्योर जिंक एज कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट, खत्म। ठीक है। अब बेटा देखो, हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये सेकंड एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोलिसिस की, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस
इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का बेटा मतलब क्या है? बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी, by using electricity to coat one metal with another। क्यों करते हैं बेटा? इसलिए करते हैं ताकि उसकी लुक बेटर लगे, ठीक है, टू प्रिवेंट क्रोजन। पर्पस क्या है? आपने देखा ना बेटा, अक्सर जो है ना आर्टिफिशियल गोल्ड गोल्ड की लेयर होती है, गोल्ड नहीं होता वो सारे के सारा, ठीक है। गोल्ड प्लेटेड फोन्स, जो बहुत रिच पीपल हैं, गोल्ड प्लेटेड फोन है जी, उसमें गोल्ड की लेयर है जो फोन के ऊपर उन्होंने लगाई हुई है। वो अब कैसे होगा सुन लो। इसमें जो समरी है वो पहले मैं बता देता हूं आपको। कल बेटा फिर इसके पास पेपर कर लेंगे ना, आज इसलिए इसको खत्म करते हैं, बस ये लास्ट चीज है, कल इसके पास पेपर कर लेंगे। बेटा ये जरा लिख लीजिएगा आप। इन जनरल, टू इलेक्ट्रोप्लेट एन ऑब्जेक्ट, सपोज करते हैं स्पून को करना है बेटा, विद मेटल, मतलब आपने उसके सिल्वर की कोटिंग करनी है। द सेटअप इज बच्चों देखो क्या इसमें वो है, आपके पास स्पून है, उसके ऊपर आपने कोटिंग करनी है सिल्वर की, सिल्वर स्पून बनाना है भाई, सिल्वर स्पून, ठीक है। तो अब बेटा जो आपका कैथोड होगा ना, आपको ऐसे एक चीज का आइडिया हो गया है अभी तक कि डेपोजिशन हमेशा किस पर हो रही है, ये बताओ। डेपोजिशन हमेशा किस पर हो रही है भाई? कैथोड पर। तो आपने स्पून के ऊपर डेपोजिशन करवानी है, स्पून के ऊपर सिल्वर की। तो स्पून को क्या बनाओगे बेटा? स्पून आपका क्या होगा? कैथोड होगा। जी बेटा, स्पून विल बी कैथोड। ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, मतलब जो आपका स्पून होगा वो आपने कैथोड बनाना है। और बेटा एनोड क्या होगा? एनोड आपने लेना है सिल्वर, सिल्वर मेटल, जो प्योर सिल्वर है, बिल्कुल बेटा, सिल्वर सॉलिड, जो प्योर होना चाहिए। और बच्चों इलेक्ट्रोलाइट भी जरा देख लो, उसी सॉल्ट का सॉल्यूशन। अब सिल्वर का ही सॉल्यूशन लोगे, एक्वस सिल्वर नाइट्रेट, एक्वस सिल्वर नाइट्रेट। जरा कर लेते हैं इसी की बेटा, इसी को हम चले कर लेते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर मेटल ऑन स्पून। बड़ा यही डायग्राम जरा बनाते हैं जी। वही प्रोसेस है भाई, ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड की हेडिंग में ही आ रहा है, क्योंकि देखो मैं रिएक्टिव इलेक्ट्रोड में मतलब ग्रेफाइट और वो नहीं ले रहा बेटा, ग्रेफाइट और प्लेटिनम इनर्ट है, ग्रेफाइट और प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड है। बाकी आप जब उनको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो कुछ ना कुछ रिएक्टिव हो जाएंगे। अब देखना बच्चों, ये आपके पास सिल्वर, ये आपका स्पून। अच्छा, अब जो बच्चे ये समझ रहे हैं ना कि सर कभी कह रहे हैं भाई कि सिल्वर लीस्ट रिएक्टिव है, एटम की फॉर्म में रहता है, अभी इसके बेटा यहां सिल्वर, सिल्वर इज लीस्ट रिएक्टिव, लेकिन जब आप बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे, जब बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे और विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिएक्शन करवाओगे, फिर तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना। आप बाय फोर्स उसको कह रहे हो कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करे, अदरवाइज वो नहीं चाहता कि वो आइंस की फॉर्म में जाए। आपने बैटरी लगाई और बाय फोर्स आप रिएक्शन करवा रहे हो। और यहां पर बेटा इलेक्ट्रोलाइट है सिल्वर नाइट्रेट। बेटा देखो, क्या ये आइंस मूव करेंगे टुवर्ड्स एनोड? मुझे ये बताओ बस, क्या ये आइंस जाएंगे इस केस में?
जी बच्चों, क्या ये आइंस मूव करेंगे टुवर्ड्स द एनोड? नहीं। तो बच्चों, कब आइंस मूव करते हैं सुन लो, जब आपका इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट हो या प्लेटिनम हो। जब ग्रेफाइट एनोड हो या प्लेटिनम एनोड, मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड हो, ग्रेफाइट या प्लेटिनम, देन आपके जो नेगेटिव आइंस है वो मूव करेंगे। इस केस में तो बच्चों आपके सामने है कि सिल्वर इनर्ट तो नहीं है ना, सिल्वर चाहे लीस्ट रिएक्टिव है लेकिन इनर्ट तो नहीं है ना, तो इसलिए ये अब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा भाई, ये नहीं जाएंगे, ये नहीं जाएंगे, बल्कि सिल्वर विल डिसॉल्व। ये देखो भाई, तो एट एनोड सिल्वर सॉलिड से बच्चों सिल्वर 1+ बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन, सिल्वर का चार्ज याद रखिएगा, सिल्वर 1+ में जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से घूमते 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 बैटरी को पुश करेगी, ये स्पून के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गए भाई। अब आपको समझ आई ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे करते हैं? ये जो गाड़ियों के ऊपर भी पेंट करते हैं उनका भी यही फिनोमेना होता है। वो जब उसको रगड़ते हैं तो गाड़ी के ऊपर जो है ना वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, फिर वो स्प्रे करते हैं तो वो जाके पॉजिटिव आयन उसके ऊपर अटैच हो जाते हैं। तो मेरे स्पून के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स जमा हो गए। तो अब बताओ बच्चों कि सिल्वर या H+ कौन इसके ऊपर जाकर डिपॉजिट होगा? मैंने आपसे कहा था कि जोन से आइंस नीचे आते हैं वो जाकर डिपॉजिट, और वैसे भी सिल्वर लीस्ट रिएक्टिव है। सिल्वर की क्या कोशिश है भाई कि मैं पहले एटम्स की फॉर्म में चला जाऊं। तो सिल्वर आयन बेटा डिपॉजिट होगा, तो कैथोड पर रिएक्शन ये हो रहा है कि Ag1+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर सॉलिड बना रहे हैं। पर इसको कंबाइन करके भी लिख सकते हो आप, ये देखो दोनों इक्वेशंस को, क्योंकि एक में ऑक्सीडेशन हो रही है एक में रिडक्शन हो रही है। आप कंबाइन करके कैसे लिखोगे पता है? बहुत आसान है, ये इलेक्ट्रॉन इसे कैंसिल बस। तो Ag सॉलिड, जो ब्लू कलर से मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूं, और Ag1+ इट गिव्स Ag और Ag1+। देखो इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरे सिल्वर में क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। तो बेटा ये है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये है भाई बच्चों। बिल्कुल कह सकता है रामी, कंबाइन इक्वेशन तो बिल्कुल कह सकता है बेटा, ये तो मैंने आपको पहले भी करवाई है कंबाइन। अभी जब आपको एल्यूमिनियम मेटल्स के अंदर ना बेटा, अभी हमारा इलेक्ट्रोलिसिस से एक टॉपिक है जो लिंक्ड है, आप कहेंगे तो यहां करवा दूंगा, वरना एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में आता है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। याद है ना, आपने पढ़ा होगा बेटा, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम याद है, फ्रॉम इट्स बॉक्साइट, वो बेटा रहता है वो, लेकिन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में आता है। दूसरी बात सुनो, एक बच्चा कह रहा है सर ये स्टेट सिंबल्स, बच्चों याद रखना, जब भी मेटल के ऊपर चार्ज होगा तो एक्वस लिख दीजिएगा, अगर मोल्टन ना हुआ, वैसे मोल्टन तो हम नहीं ले रहे ना। जब भी मेटल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, जब भी मेटल पर कोई चार्ज नहीं होगा तो सॉलिड लिखिएगा, जब मेटल के ऊपर कोई चार्ज होगा तो एक्वस लिखिएगा, बस ये निशानी है इसकी। पर कल इसके पास पेपर्स करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? कल इलेक्ट्रोलिसिस के हम पास पेपर करेंगे, एमसीक्यूज भी और स्ट्रक्चरल क्वेश्चन भी। तो आज के लिए बेटा इतना काफी है, ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज।